हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने सीईटी 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और उसमें उन्होंने जो सीईटी का 2024 में एग्जाम लिया था उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और हाल में आलोक राज जी के जो कमेंट आ रहे थे, ट्विटर पर जो पोस्टें आ रही थी, उनको मद्देनजर रखते हुए सीईटी के 2026 में जो प्रतिभागी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सब की सफलता में एक सहायता में एक कदम उठाने के लिए हमने एक पहल शुरू की है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस कि जनरल साइंस के क्या टॉपिक इसके अंदर है और क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल साइंस सीईटी का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारी आज की ये क्लास रहेगी सीईटी पर। क्योंकि अगर हमने 2024 वाला पैटर्न देखे तो 2024 वाले में अभी मैंने जो रणनीति वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था कि 2024 में 150 में से 20 प्रश्न जनरल साइंस के आए थे। अब इस बार हमारा एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज क्या हुआ कि अब टोटल क्वेश्चनों की संख्या 120 है। ओके, लेकिन आलोक राज जी ने ये तक कमिटमेंट बोल दिया है कि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो जस्ट फॉलो होगा 2024 वाले एग्जाम को। अब 2024 वाला जो एग्जाम था उसके अंदर 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं कि 18 प्रश्न तो इस बार भी जनरल साइंस के आने चाहिए। और क्योंकि हमें 40% चाहिए, 40% 120 का 40% होगा, 120 का 40% होगा लगभग 48। हमें मतलब 48 क्वेश्चन करने हैं, तो 48 में से 18 प्रश्न केवल और केवल जनरल साइंस दे सकता है। तो हम जनरल साइंस पर ऐसे इग्नोर करके नहीं चल सकते। और कई हमारे साथी ऐसे होंगे जिनकी जनरल साइंस थोड़ी सी कमजोर रह जाती है, क्योंकि उनको साइंस में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है और तो इस चक्कर में वो कमजोर रह जाती है। तो उन तमाम साथियों को जो सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं और उनको सीईटी में जनरल साइंस में कोई भी प्रकार की दिक्कत है, इसके लिए हमने ये वाली पहल शुरू की है। इसमें हम हर टॉपिक को हम आपको सिलेबस बताते हैं। ये आपके सीईटी का सिलेबस है जहां पर लिखा हुआ है दैनंदिन साइंस, दैनिक साइंस यानी कि एवरीडे विज्ञान, एवरीडे साइंस यानी कि दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले आप टॉपिक देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने ऑप्शनल ले रखी है साइंस, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ये बस दिखा रखे हैं। पहला टॉपिक क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन एवं उत्प्रेरक। इसी प्रकार धातु अधातु इस प्रकार के अभिकरण है, कार्बन और कार्बनिक यौगिक। और यानी कि ये तीन जो टॉपिक हैं वो हैं केमिस्ट्री के। आपको अगर केमिस्ट्री, मुझे पता है कई साथियों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो ये केमिस्ट्री के 3 टॉपिक हैं। उसके बाद ये वाले जो ऊपर वाले 2 टॉपिक दे रखे हैं वो है फिजिक्स के, और इसी तरीके से नई टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद ये वाला पर्यावरण से रिलेटेड है और ये नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा देखने पर तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वाइड क्षेत्र पर मतलब इसका ये स्कोप है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन पर एक एक टॉपिक पर हम आपको यूडेट के इस चैनल पर 10 मिनट का एक वीडियो देंगे, और 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और पीवाईक्यूज भी बताए जाएंगे। पूरा एकदम आपको 10 मिनट में एक टॉपिक, आपको ये जितने टॉपिक दे रखे हैं उतने वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आज का हमारा पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दूसरा आएगा ऑक्सीकरण अपचयन, और तीसरा आएगा उत्प्रेरक पर। 10-10 मिनट के 3 वीडियो के अंदर यानी कि आधी घंटे के अंदर पहला टॉपिक तैयार। तो आधी घंटा इसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 का मतलब है कि आपको केवल और केवल 5 घंटे की एक क्लास मिलेगी, उसके अंदर आपको जनरल साइंस के टोटल टॉपिक मिल जाएंगे। क्योंकि हम एक साथ जनरल साइंस की वो पूरी क्लास लाने वाले नहीं है, तो हम आपको एक एक टॉपिक पर 10-10 मिनट की वीडियो देंगे, और जिससे कि आपका टोटल टाइम लगेगा 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे का टाइम लगेगा, और आपकी ये जनरल साइंस के आपको 18 प्रश्न आपकी झोली के अंदर आएंगे। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। अभी आप हमारा जब कंटेंट देखोगे तो आपको खुद आपके अंदर से आत्मा बोलेगी कि वास्तव में कुछ दम है इस कंटेंट के अंदर। तो चलिए हम हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। अब आपको हमारी रणनीति समझ में आई कि हम क्या करने वाले हैं। हम जनरल साइंस के एक एक टॉपिक को लेंगे और उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि हम पढ़े कहाँ से साइंस। साइंस के बारे में क्या आप किसी ऑथेंटिक ऑथर का, राइटर का नाम बताओगे? तो हमारा जवाब है जी नहीं। हम साइंस के लिए किसी भी ऑथेंटिक राइटर का जिक्र नहीं करेंगे। तो साइंस कहां से तैयार करेंगे? अभी आप सभी जानते हो कि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो किस ओर जा रहा है? मूल पुस्तकों की ओर जा रहा है। मूल पुस्तकें हमें पढ़नी है, और मूल पुस्तकों में मैं आपको पहले ही रणनीति वाले वीडियो में बता चुका हूं कि कौन सा टॉपिक किस एनसीईआरटी की मतलब कौन सी कक्षा के कौन से लेसन से रिलेटेड है, यहां तक मैं चर्चा कर चुका हूं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारे एनसीईआरटी की कौन सी कक्षा के कौन से पाठ के अंदर जिक्र किया गया है। तो एनसीईआरटी का पूर्ण कवरेज होगा विज्ञान कक्षा 7 और यहाँ विज्ञान कक्षा 10। विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय 6 है
जिसके अंदर लिखा हुआ है पुरानी एनसीईआरटी के अंदर अध्याय 6 था और वर्तमान में उनका पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो प्रश्न पाठ के क्रमांक चेंज हो सकते हैं। जो 6 है वो वर्तमान वाली में 5 है, 5 नंबर पाठ है, और जो विज्ञान अध्याय 4 दे रखा है वो है अध्याय वर्तमान वाली में पहला, रासायनिक अभिक्रियाओं वाला। तो ये जो दो एनसीईआरटी हैं, इनके इन दोनों पाठों को अगर आपने पढ़ लिया, आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक क्लियर है। तो आप अगर पढ़ोगे तो 2 पाठ पढ़ना है तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम आपको ये सारी चीजें इस तरीके से उपलब्ध करवाएंगे कि अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ चलिए आप हमारे इस आज के इस टॉपिक का स्वागत कीजिए और इस कंटेंट को भी पसंद कीजिए। अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आप वीडियो को हाइप करना, जिससे कि हमें क्रेडिट स्कोर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्रेडिट स्कोर बढ़ने की वजह से यूट्यूब पर हमारा वीडियो ज्यादा लोगों तक, जो रियल में इन चीजों के जरूरतमंद है, उन सब तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो आई होप कि आप हमारी इतनी सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए तो हम हमारे पाठ को शुरू करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एनसीईआरटी पर आधारित है। संपूर्ण नोट्स आपको कक्षा 7 और कक्षा 10 का जो लेसन अभी हम आपको बता कर आ रहे हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो 5वां और पहला, 10वीं का पहला और 7वीं का 5वां पाठ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा ये टॉपिक मिलने वाला है। इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे? पदार्थों में होने वाले बदलाव क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन को कैसे पहचानें, रासायनिक परिवर्तन उनके गुण क्या हैं, और महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, इन तमाम चीजों को, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पीवाईक्यूज भी आपको यहीं पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक सैंपल देख सकते हैं पीवाईक्यू का। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये आरपीसी के सीटी के एग्जाम के पहले से ही पूछा हुआ है। जैसे दूध से दही बना, मोमबत्ती का जलना, पानी में चीनी का घुलना और लोहे पर जंग लगना। हमसे पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो यहाँ तो अब आप सीधे हमारे पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे इसमें पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी पानी को वापस ज्यादा गर्म करो, चाशनी पीछे छूट जाएगी, वो चीनी होती है। पदार्थों के आकार, आमाप और रंग और अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? अवस्था को क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण, भौतिक गुण और जैविक गुण, और इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है भौतिक गुण। कैसे होता है इसके बारे में अब हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें जो बातें कहती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और किस तरीके से भौतिक परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन से अलग करेंगे, ये चीज सबसे पहले रुचिकर है, जानने में काफी फायदेमंद लगेगी। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? उसका आकार हो, रंग हो, अवस्था हो। अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो इन 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था पदार्थ की है? पदार्थ में ठोस था, वो अगर द्रव में बदल गया, या जो द्रव था वो गैस में बदल गया, तो इसका क्या परिवर्तन आएगा इसके बारे में। या उसका रंग जो लाल था वो ब्लू हो गया, तो इस प्रकार के परिवर्तन किस में काउंट होते हैं? भौतिक गुणों में। और अगर इनडायरेक्टली देखना, शॉर्ट में देखना हो, तो भौतिक गुण कौन से हैं? जिनको आप बाहर से देख सकते हैं ना, वो सारे गुण भौतिक ही होते हैं। जैसे आकृति आप देख सकते हो, बड़ा है, छोटा है, पतला है, नाटा है, वो सारे। रंग गोरा है, काला है, पीला है, लाल है, गुलाबी है, और जितने भी रंग आप नाम जानते हो। अवस्था ठोस, द्रव, गैस, 3 ही अवस्थाएं होती है। मैं बदलाव ही क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में। भौतिक गुण कौन से? रंग, आकार, अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि भौतिक परिवर्तन की क्या लक्षण है, रासायनिक परिवर्तन की क्या लक्षण है। तो देखते हैं भौतिक परिवर्तन की क्या लक्षण है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आपके पास बर्फ थी और आपने उसको पिघला कर क्या बना दिया? पानी। और पानी को आप पिघला कर क्या बना रहे हो? वाष्प बना रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई परिवर्तन होगा? तो जवाब होगा जी नहीं। फॉर एग्जांपल, समुद्र में जो पानी होता है वो वाष्प बनकर ऊपर बादलों में जाता है, बादलों में जाकर वो वापस बर्फ बन जाता है। बर्फ के बने हुए बादल ऊपर हमारे उड़ते उड़ते जब हमारे गांव में आते हैं तो वहां पर पानी के रूप में वापस बरस जाते हैं। तो जो पानी समुद्र से उठा था वही पानी वापस धरती के ऊपर आकर गिरा है। तो यानी कि बर्फ पानी से बदलना, पानी से भाप में बदलना, वापस पानी में बदलना, इस परिस्थिति में उसके जो नया पदार्थ बना क्या? पानी पानी ही रह गया। तो इससे बोलते हैं कोई भी प्रकार का नया पदार्थ यहाँ पर बनता ही नहीं है। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय वो होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने का मतलब है कि आप बर्फ को पानी में बदल सकते हो। क्या पानी को वापस बर्फ में बदल सकते हो? जवाब है जी हाँ। हमारे घरों में फ्रिज मोस्टली इसी काम में तो आते हैं फ्रिज, कि ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज में हम नई नई चीजें, नई नई मिठाइयाँ या फल फ्रूट लाकर रखते हैं। मोस्टली हमारे घरों में पानी की बोतलें पड़ी रहती है, और डीप फ्रीज का तो इतना दुरुपयोग हो रहा है कि वो केवल और केवल बर्फ जमाने में काम आ रहा है। तो वो उत्क्रमण है, रिवर्सिबल है, यानी कि
जो अभिक्रियाएं वापस हो सकती हैं, यानी कि आप पानी को बर्फ में बदल सकते हो और बर्फ को वापस ले जाकर पानी में बदल सकते हो, या पानी को भाप में बदल सकते हो और भाप को वापस किस में बदल सकते हो, पानी में बदल सकते हो। ये अभिक्रियाएं कहलाती है उत्क्रमणीय, और जो एक दिशा में चलती है उन्हें बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी कि इररिवर्सिबल। और ये एक अस्थायी होता है। 3 गुण बताए हैं। पहला कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई गम वाली बात है, नहीं बनता। दूसरी कि इसमें कोई भी जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में गति करती है। और तीसरी चीज कि ये परिवर्तन है अस्थायी है, क्योंकि आपने जो परिवर्तन किया वापस परिवर्तन को हटा दिया तो वो अस्थायी है। साइंस टिप क्या है? केवल अवस्था बदलती है, रासायनिक संरचना में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जल H2O, बर्फ में भी H2O ही रहता है। अब इस पर आधारित आप हमारे इन प्रश्नों के जवाब दें। पहला है, जल का वाष्पीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? यानी कि आपने जल को वाष्प में बदल दिया, भाप में बना दिया, तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, दोनों या कोई नहीं? तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप भाप को वापस किस में बदल सकते हो? जल में बदल सकते हो। दूसरा है, निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, जो दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो अभी हम पढ़कर आए, जो भौतिक परिवर्तन है वही रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय। एग्जाम्पल, कागज का जलना। आपने कागज को एक बार जला दिया, क्या आप वापस उसको कागज में बदल सकते हो? जवाब है जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, लोहे पर जंग लगना। अगर लोहे पर जंग लगी है तो क्या आप उस लोहे की जंग को हटाकर वापस सेम लोहा प्राप्त कर सकते हो? आपका जवाब होगा जी नहीं। और नेक्स्ट है, मोम का पिघलना। आपने जो मोमबत्ती बना रखी थी वो पिघल गई, तो ऑब्वियस है कि आप वापस उसको जमा कर उसी मोम में बदल सकते हो। तो ये तो एक भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना, आपने एक बार खाना खा लिया, उसके बाद चाहे आप उल्टी से निकालो या कैसे भी निकालो, वो खाना खाने के रूप में तो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए, तो ये 2 प्रश्न थे इस पर आधारित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। क्योंकि हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे पहले अभी आपको जो पीवाईक्यू बताया था उसमें क्या था कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, या फिर निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय है, ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो उदाहरण कौन कौन से जो हमारे एग्जामों में आते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वही एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है? बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना, यानी कि आपने बर्फ को पानी में बदला या फिर पानी को भाप में बदल दिया, दोनों एक ऐसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बहुत बढ़िया। दूसरा, कागज या लकड़ी को काटना। आपने कागज को काटा तो फिर उसका आकार तो बदल जाएगा, यानी कि आपने सबसे पहले इतने बड़े कागज को काटा, 2 टुकड़ों में 4 टुकड़े किए, 4 से फिर आपने पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए होंगे। वो कागज तो कागज ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे ही बड़े कागज को छोटे कागज में बदला तो फिर वो मान लेते हैं कि आपने अखबार को फाड़ा तो वो आपके रफ कॉपी का पेज बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो क्या है, इसका आकार बदल सकता है, लेकिन उसके जो भौतिक गुण हैं वो नहीं बदलते। जैसे लकड़ी को पेड़ पर थी तब भी वो लकड़ी थी, आपने काट कर घर पर लेकर आ गए तब भी वो लकड़ी है, तो लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता। कांच का टूटना, कांच टूटने के बाद ऐसा तो है नहीं सोने में बदल गया, तो फिर उसके गुणों में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, छोड़ दो। फिर पानी में नमक या चीनी का घुलना, आपने पानी में बहुत ज्यादा चीनी डाल रखी है, बहुत ज्यादा पानी को दोबारा गर्म करो, जैसे ही पानी को गर्म करो तो वो भाप बनकर उठ जाएगा, पीछे क्या छूट जाएगी? चीनी। और मोम का पिघलना, ध्यान दे, मोम का पिघलना भौतिक गुण है, लेकिन मोम का जलना, अगर आपने मोमबत्ती को जला दिया, जली हुई है मोमबत्ती, तो फिर क्या कि वो सारे उसके जो उसका ग्लिसरीन था उसको वापस भाप बनाकर यानी कि CO2 बदल कर उड़ा देगी। तो अगर CO2 बनकर उड़ गई तो फिर वो मोमबत्ती रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि अब वो मोमबत्ती वापस नहीं प्राप्त हो सकती। अगर केवल पिघली है, पिघलने का मतलब है कि आपने कहीं गर्म जगह पर छोड़ दिया और वो धीरे धीरे पिघल कर बह गई, तो उसको तो आप वापस मोमबत्ती बना सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको जला दिया है, आग लगाई है, तो फिर ये दोबारा लौटकर नहीं आने वाली हैं। तो और रबड़ बैंड को खींचना, आपने रबड़ को ऐसे खींचकर छोड़ा होगा और वापस रबड़ खींचकर इतना सा हो जाता है, जैसे ही छोड़ते हो ये रबड़ को इस तरीके से करते हो, ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब आपको भौतिक परिवर्तन के ये 6 एग्जाम्पल हैं, 6 के 6 याद होने चाहिए। बर्फ का पिघलना, कागज या लकड़ी का तोड़ना, और कांच का टूटना, पानी में नमक चीनी का घुलना, मोम का पिघलना और पिघलना न कि जलना, और लास्ट है रबड़ बैंड को खींचना और छोड़ना। ये 6 के 6 के उदाहरण बार बार परीक्षा में आते हैं, आपको भी याद होने चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्न कौन सा है? पेड़ को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, जो रीट जैसे एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो पेड़ को काटना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपने पेड़ को काटा, वो लकड़ी वैसी की वैसी रह गई, क्योंकि लकड़ी की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वो सेम है। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। आप शुद्ध
पदार्थ तभी प्राप्त कर सकते हो जब वो भौतिक परिवर्तन में होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। तो ऐसा परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन के गुणों में पढ़ा कोई नया परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ मिलेगा वो नया होगा। इसे रासायनिक अभिक्रिया भी केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण सेम रहते हैं, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं, तो वो होते हैं नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? हमेशा नया पदार्थ बनेगा। यही तो भौतिक गुण का कमी थी। रासायनिक गुण की वही विशेषता है कि हर बार नया पदार्थ बनेगा जिसके गुण मूल पदार्थ से अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने दूध में जामन दिया तो फिर जो दूध था किस में बदल गया? दही में। और मजेदार बात यह है कि दही और दूध की अब आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप नए दूध के पास दही को ले जा ही नहीं सकते, जैसे ही लेकर गए वो दूध फट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दूध था उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो वो अब क्या बन गया? दही बन गया। दही और दूध में आपस में कोई समिलर गुण नहीं है, यानी कि नया पदार्थ प्राप्त हो गया। अनउत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि इरिवर्सिबल है, यानी कि आपने अगर एक बार दूध को दही बना दिया तो फिर वापस दही को दूध में किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता, तो आसानी से पलटा नहीं जा सकता। जैसे राख, आपने कागज को जलाया, कागज राख हो गया। क्या आप उस राख को वापस कागज में बदल सकते हो? तो जवाब होगा जी नहीं, हम नहीं बदल सकते। और ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। एक बार हो गया तो हो गया। अब इस पर आधारित पीवाईक्यू क्या है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से क्या उत्पन्न हो सकता है? एनसीईआरटी क्लास 7th और 10th वाला है। प्रकाश उत्पन्न होगा, जैसे आपने लकड़ी को जलाया ऑब्वियस है प्रकाश उत्पन्न हुआ। मोम को जलाया ऑब्वियस है प्रकाश उत्पन्न हुआ। ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और रंग और गंध में परिवर्तन ये भी होगा कि आपने जो खुशबू है, दही की खुशबू और दूध की खुशबू में हम जानते हैं कि बहुत फर्क होता है, यानी कि ये तीनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रासायनिक परिवर्तन के गुण होते हैं। दूसरा, भोजन का पचना शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन है? आपने खाना खाया और फिर डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि उसको पचा दिया। हम जानते हैं कि पचा हुआ भोजन कितना गंदा होता है, तो वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन। आपने एक बार खाना खा लिया, वापस आपसे कोई भी मांग ले, आप उस खाने को नहीं दे सकते, जानते हैं आप सभी। चलिए रासायनिक परिवर्तन के अब उदाहरण, क्योंकि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखे तो अब रासायनिक परिवर्तन के भी उदाहरण देखो। उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना। एक बार लोहे पर जंग लग गई तो वो अब वापस नॉर्मल लोहा नहीं हो सकता। और जंग लगना होता क्या है? लोहे के ऊपर ऑक्सीजन, यानी कि जिस क्षेत्र में नमी ज्यादा होती है उस समय पर वो वायु के साथ क्रिया करके लोहा जंगित हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, यानी रस्टिंग हो जाती है। लोहा, ऑक्सीजन और नमी जंग बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। बहुत बढ़िया बात है। और मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम होता है Mg को आपने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, यानी कि वो जल रहा है तो 2 मैग्नीशियम के अणु लोगे तो वो बन जाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक धातु थी, उसको उसने वायु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो अब वो वापस ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकता। तो मैग्नीशियम का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछ ले कि कैल्शियम का जलना क्या है, तो कैल्शियम का जलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सारी जो रिएक्शन लिखी हुई मिलती है वो सारे किसके होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन के ही होते हैं। दूध का दही जमना, ये बात हम अभी कर चुके हैं, बहुत भयानक है। भोजन का पचना या फलों का पकना, एक बार फल पकने के बाद क्या वापस वैसा हो सकता है? जवाब होगा जी नहीं। प्रकाश संश्लेषण, अगर पौधों ने प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके फल बना लिया तो क्या पौधे वापस सूर्य को ऊर्जा दे सकते हैं? हमारा जवाब है जी नहीं। तो ये हो सकता है। मोमबत्ती का जलना, पहले पढ़ा था मोमबत्ती का पिघलना, अब पढ़ रहे हैं मोमबत्ती का जलना। अगर एक बार मोमबत्ती जल गई तो क्या होगा? तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। ये कुछ उदाहरण थे रासायनिक परिवर्तन के। अब प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? लोहे पर जंग लगने के लिए कौन 2 घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है? अभी हमने बात की वायु उपस्थित होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम के दहन से बनने वाली सफेद भस्म की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, और इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर 10वीं में आपने वो कार्बनिक पदार्थों वाला पाठ पढ़ रखा है तो 10वीं में आप आता है कि जो आवर्त सारणी है
आवर्त सारणी आती है। आवर्त सारणी अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद है तो उसके अंदर आवर्त सारणी में पदार्थों को अलग अलग नाम दिए गए थे। उनमें से जो पहली और दूसरी लाइन वाले थे जो एस ब्लॉक के कहलाते हैं, इनको बोला जाता है क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं, उनमें मैग्नीशियम भी आता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी कैसा होगा, क्षारीय होगा, इसीलिए उनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। और क्षारीय जल में घुलकर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अम्लीय विलयन बनाता है। चलिए जी, नेक्स्ट आता है, अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कौन सी है। यसदलेपन, जिसको बोला जाता है गैल्वनीकरण, यह नाम ध्यान में रखना, गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण किसको बोलते हैं कि आप अगर लोहे पर जंग से लोहे को बचाना चाहते हैं तो उसके ऊपर जिंक की परत लगा दीजिए, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वनीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत, जिसे हम जस्ता भी बोलते हैं, कि परत चढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं यसद लेपन। और उपयोग पानी के पाइप, बाल्टियां और लोहे के पुल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ताकि उस पर जंग लगकर वो लोहा खत्म ना हो जाए। और दूसरा शब्द था क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। यह क्या होता है, किसी विलयन में शुद्ध पदार्थ के बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये एक भौतिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना, ऐसा एनसीईआरटी की पुस्तक 6 के अंदर दिया हुआ है कि 7 वाली में, कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना किस चीज का उदाहरण है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ये और ये पहले भी प्रश्न आ चुका था। अब इस पर आधारित प्रश्न कौन सा है, यसदीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन में लोहे का किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये सीईटी लेवल का प्रश्न है। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं वो कौन सी धातु होती है, जिंक का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। दूसरा है कॉपर सल्फेट, जो नीला होता है, कि विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। तो क्या आयरन सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है, कॉपर सल्फेट, आपको बोल रहे हैं कि आपने इसके साथ क्या मिलाया, फेरस को मिलाया, तो फिर क्या बनेगा, तो आप ध्यान में रखना, ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर मुक्त हो जाएगा। और फेरस सल्फेट, यहाँ पर बोला गया आयरन सल्फेट बनने के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा, आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है। चलिए अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों प्रकार के परिवर्तनों में किस प्रकार का परिवर्तन है। आधार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ किस में बनता है, नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में, हमेशा ही नया बनेगा। क्या भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जवाब है जी नहीं। उत्क्रमणीयता कौन सी अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है, ये दोनों दिशाओं में नहीं होता। स्थायित्व कौन सा स्थायी होता है, ये वाला भौतिक परिवर्तन है स्थायी है, जबकि रासायनिक परिवर्तन हमेशा से स्थायी है। उदाहरण पानी का बर्फ बनना या कांच का टूटना, जबकि लोहे पर जंग लगना और दूध का दही बनना किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का सूचक नहीं है। गैस का निकलना है, रंग में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन नहीं है, उष्मा का अवशोषण या निकास, तो जो हमारे अवस्था में परिवर्तन होता है ये भौतिक गुण है, भौतिक परिवर्तन का सूचक है। ऐसा प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, बहुत छोटे प्रश्न है, लेकिन अगर आपने साइंस से डर रखा है अपने मन में तो फिर ये प्रश्न भारी हो सकते हैं। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन होता है। और वैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसका जो आकार था वो बदल गया, और जो उसकी वो एक बार जल चुकी है तो वापस आने के चांसेस नहीं है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए, जलने का जाम जैसे ही आए तो रासायनिक परिवर्तन करना है। अब कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न है, जो हमारा टॉपिक पूरा हो गया है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी देख लेते हैं। कटे हुए सेब को कुछ देर तक खुला छोड़ने पर उसका रंग भूरा हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये एक प्रकार का परिवर्तन है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि सेब को आपने काट कर छोड़ दिया, थोड़ी देर में वो गंदी दिखने लगती है, यह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। सेब में मौजूद आयरन का हवा के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है, लोहे का ऑक्सीकरण होता है। कपूर का उद्रपातन सब्लिमेशन, यानी कि कपूर को जैसे ही आपने गर्म किया वो सीधी ठोस थी, ठोस गोली सीधी गैस बनकर उड़ती है। आपने कपूर की गोलियां अपने कपड़ों में कई लोगों को रखते हुए देखा होगा, तो वो पानी की तरह पिघलती नहीं है, वो सीधी गैस बनती है। और इस चीज को क्या बोलते हैं, उद्रपातन, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलना कौन सा परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर अवस्था बदल रही है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, भौतिक परिवर्तन नाम देंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक तो कुछ और प्रश्न, चूने के पानी में यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में कॉपर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि वो फिर उसमें उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। और मैं बोल चुका हूं कि जहां भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई मिलती है वो सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस परिवर्तन की श्रेणी में रखी जाएगी? अभी आप पढ़ कर आए हो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार भोजन बन गया तो उसको आप वापस उसके अंदर प्रकाश में नहीं बदल सकते। एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। भौतिक परिवर्तन केवल रूप बदलता है, गुण नहीं बदलता। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनाता है नए गुण के साथ। और जंग लगना लोहे पर इस प्रकार की अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है। यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन, जंग रोकने के लिए जिंक की परत चढ़ाना। और बाकी इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कंटेंट की आपकी अगर जरूरत है तो फिर आप हमारे चैनल पर भरोसा करके और हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि हमारी ये वाली जो पहल है आपको पसंद आई होगी। अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो फिर हम आगे के साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन पर एक डिटेल और इस तरीके से मैंने अभी जो शुरू में बताया था संपूर्ण टॉपिक पर एक 10 मिनट की वीडियो देकर आपके साइंस वाले कॉन्सेप्ट को एक दिन एकदम क्लियर करवा दूंगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे बढ़ करते रहिए। धन्यवाद।